नमस्कार। बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस आभासीय कक्षा में आपका स्वागत। हम सुदामा पांडे धूमिल की बहुत प्रसिद्ध कविता मोचीराम पढ़ रहे हैं। आज उसका तीसरा भाग। एक जूता और है जिससे पैर को नाद कर एक आदमी निकला है सैर को। न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हियां ठोको, वहां पिटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को एना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह घुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोरकील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। इन पंक्तियों में कवि ने एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र या शब्द चित्र खींचा है जो वास्तव में एक छद्म व्यक्तित्व के साये में जी रहा है। माने उसे कुछ नहीं पता कि उसे क्या करना है, लेकिन वो निजत्व से बहुत दूर, बहुत अलग तरीके का व्यक्तित्व है, जिसे स्वयं पर शायद उतना भरोसा नहीं है, या कहें कि वह स्वयं क्या है वह स्वयं नहीं जानता। वो कहते हैं कि एक जूता और है जिससे पैर को नादकर एक आदमी निकला है सैर को। एक जोड़ी जूता मेरे सामने और आता है, उसे पहनने वाला अपने जूते से कहीं बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। मतलब अपनी हैसियत, अपनी औकात और अपनी स्थितियों से कहीं दूर निकला हुआ नजर आता है। पिछले भाग में या पिछली पंक्तियों में हमने एक अलग व्यक्तित्व देखा था। वो व्यक्तित्व कौन था? वह चरित्र कौन था जो कि मोचीराम से मिलता जुलता चरित्र था, और ये बिल्कुल अलग चरित्र है। वो कहते हैं कि एक आदमी, एक जोड़ी जूता मेरे सामने आता है और वो जूते को पहनने वाला आदमी बहुत अजीब सा लगता है। वो अक्लमंद भी नहीं है कि कोई बहुत बुद्धिमान हो, ऐसा भी नहीं है, न वक्त का पाबंद है और न वो कोई समय का पाबंद है या समय को के हिसाब से चलने वाला है, या कि कहें कि उसे मतलब पाबंद से आप मतलब जानते हैं कि नियमित होना या समय का ध्यान रखने वाला, ऐसा भी वो नहीं है। उसकी आंखों में लालच है। आंखों में लालच है। लालच किसी भी तरीके का है। अपने आप को ऊंचा दिखाने का लालच हो सकता है, अपने आप को पैसे वाला दिखाने का लालच हो सकता है, या अपने आप को शिष्ट दिखाने का लालच हो सकता है। किसी भी प्रकार का लालच जो उसकी आंखों में। हाथों में घड़ी है। घड़ी है इसका मतलब वो संभ्रांत है, अपेक्षाकृत धनाढ़ वर्ग से संबंध रखता है। उसके हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है। लेकिन उसे कहीं जाना नहीं है माने घड़ी सिर्फ उसने इसलिए बांध रखी है क्योंकि उसके पास घड़ी है। और इससे पहले वाला जो चरित्र था, वह चरित्र उसके पास में तो कुछ भी नहीं था। माने किसी मजदूर को या किसी किसान को समय पर अपने कार्यस्थल पर पहुंचना जरूरी होता है, पर शायद उसके हाथों में घड़ी नहीं होती। लेकिन जिसके हाथ में घड़ी है उसे कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। लेकिन वो दिखा ऐसे रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी जल्दी में है। वह कोई बनिया या बिसाती है। बनिया है या बिसाती है? बिसाती आप जानते हैं, जो ये प्रसाधन का सामान बेचते हैं। बनिया आप जानते हैं। तो वो किसी ना किसी छोटे मोटे व्यवसाय का मालिक हो सकता है, किसी छोटी मोटी दुकान का स्वामी हो सकता है। लेकिन मोचीराम पर ऐसे रौब गांठ रहा है जैसे कि वो क्या है, हिटलर का नाती, मतलब हिटलर से भी ज्यादा सख्त है। अब देखिए, ये जो अगली आगे की जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां इन्वर्टेड कॉमास में हैं। माने कि ये उसी व्यक्ति के शब्दों को कवि ने इस्तेमाल करने का प्रयास किया है कि वो किस तरह से मोचीराम से बात कर रहा है। यद्यपि जूते की मरम्मत करने का काम या उसकी जो विशेषज्ञता वो जिसे हासिल है वो मोचीराम है, लेकिन ये इतना
ज्यादा अपने आप को या स्वयं को ऊंचा समझता है या बुद्धिमान समझता है कि वो उसके काम में भी दखलंदाजी करता है। जबकि इससे पहले वाले चरित्र की अगर हम तुलना करें तो वो उसका तो जूता सब जगह से फटा हुआ था और उसमें कितनी सारी थेगड़ियां लगी हुई थी, कितनी सारी चकत्तियां लगी हुई थी, कितने सारे पैबंद लगे हुए थे, फिर भी उसने मोचीराम को कोई निर्देश नहीं दिया था कि इसको किस तरह से सिले। और इसलिए मोचीराम ने उसे, वो कहता है मैं आंखें टाकता हूँ, चकत्तियों की जगह आंखें टाकता हूँ, मैंने पूरी दत्तचित्त होकर उसने उस जूते की मरम्मत की थी। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये मोचीराम को निर्देश दे रहा है कि इसे बांधो, उसे काटो, हिया ठोको, वहां पीटो। अपनी भाषा में वो उसे बता रहा है कि यहाँ से घिसो, यहाँ से बांधो, उतना उसको काट दो, यहाँ से ठोको, वहां से पीटो, ऐसे चमकाओ, जूते को ऐसे बनाओ। एक तरफ तो वो उससे निर्देश देता है, दूसरी तरफ अपने ही रुमाल से अपने ऊपर पंखा चलता हुआ कहता है बड़ी गर्मी है। आमतौर पर ऐसे लोग इधर उधर माहौल से कहीं ना कोई शिकायत से भरे हुए रहते हैं, ठीक है। और उसका व्यक्तित्व कैसा है ये आप देखिए, अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि मौसम पर बिसूरता है, मौसम की शिकायत करता है या मौसम पर लानत भेजता है कि बड़ी गर्मी है, जैसे कि स्वयं तो पता नहीं कहाँ रहता है। और फिर कहता है कि सड़क पर आती हो जाती हो। ये इस तरह की जो भाषा और इस तरह का जो भाव, या भाव की जगह हम कहें कि इस तरह के भावों को अभिव्यक्ति देने वाली ये भाषा साठोत्तरी कविता में ही देखने को मिलती है। वो कहता है कि एक तरफ तो वो मोची राम को निर्देश देता है कि वो जूते की मरम्मत कैसे करे, दूसरी तरफ मौसम के बारे में शिकायत करता है और इतने पर भी सड़क पर आने जाने वाली युवतियों को घूरता है, बंदर की तरह घूरता है। गरज ये और उस पर ये कि घंटे भर खटवाता है मतलब मेहनत करवाता है, किससे? मोचीराम से। 1 घंटे तक वो मोचीराम से उस जूते की मरम्मत के लिए उसे परेशान करता है, उसे पूरा का पूरा उसका शोषण करता है। मगर नामा देते वक्त, नामा माने पैसे, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो अपने आप को ही उसने अपने आप को परिभाषित कर दिया कि वो शरीफ है। उसकी शराफत यह है कि वो सड़क पर आने जाने वाली युवतियों को घूर रहा है। उसकी शराफत यह है कि वो हर चीज से शिकायत कर रहा है। उसकी शराफत यह है कि किसी व्यवसाय में पारंगत व्यक्ति को या व्यवसायी को वो उसका व्यवसाय सिखा रहा है। फिर वो स्वयं को शरीफ भी कह रहा है, कहता है कि शरीफों को लूटते हो, घुर्राता है गुस्से में। कहता है जब मोचीराम उससे पैसा मांगता है तो उससे वो घुर्रा के कहता है अच्छा शरीफों को लूटते हो। और जितने की पैसे उस मरम्मत के बनते थे उससे कुछ कम पैसे फेंक कर, सिक्के मोचीराम की तरफ फेंक कर जाता है। यहाँ मैं अक्सर अपनी जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में फिल्मों से उदाहरण देती हूँ। इसलिए देती हूँ क्योंकि फिल्मों को मैं साहित्य का ही एक रूप मानती हूँ। अमिताभ बच्चन की एक बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध फिल्म थी। उस फिल्म में वो बचपन में जूते पॉलिश करने का काम करता है। और पहले हुआ करता था, अब भी शायद होता होगा, बड़े शहरों में जो बड़े बड़े लोग आते हैं वो छोटे छोटे बच्चे बूट पॉलिश करने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, या जूते मरम्मत करने के लिए उनके जूते चमकाते हैं। और वो उनकी तरफ देखते भी नहीं है, और जो पैसा निर्धारित होता था, सिक्के, पहले सिक्के चला करते थे या अब भी चलते हैं, वो उनकी तरफ फेंक देते हैं। तो अमिताभ बच्चन का वहां पर एक चरित्र था। उस चरित्र में एक कोई संभ्रांत या कोई कहना चाहिए कि गैंगस्टर जूते चमकवाते हैं, दो जने, तो वो उसको पैसे फेंक देता है उसकी तरफ देखे बिना। तो वो बच्चा जो था, जो कि जूते पॉलिश करता है, वो कहता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की है, और मेहनत का आपने अपना काम करवाया, मैंने आपका काम किया, मैंने आपकी मैं आपसे भीख नहीं ले रहा, मैं अपनी मेहनत का पैसा ले रहा हूं, तो वो सम्मान से आप मेरे हाथ में दो। और ये एक बच्चे के चरित्र का अंकन उस फिल्म में किया गया था, जो कि आगे चलकर भी इसी का को पुष्पित पल्लवित दिखाते हैं। तो ये फिल्म भी शायद उसी 60 या 70 के दशक की रही होगी, 80 के दशक की रही होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि काव्य या साहित्य जो है, साहित्य वो समाज को किस तरह से प्रतिबिंबित करता है। लगभग सभी जगह ये दलित, पीड़ित, शोषित जो था वो
आवाज उठाने लगा था, या अपने एक जो समाज का जो आईना है या समाज का जो दर्पण है वह हमारे सामने रखने लगा था। यहाँ ये जो एक पंक्ति आई है कि कुछ सिक्के और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। माने ये उस समय के समाज का एक चेहरा है कि उस मोचीराम को वो अपनी तरीके से जितना शोषित कर सकता था उसका शोषण करता है, और फिर जब उसका मेहनताना देने की बात आती है तो फिर वो उसकी तरफ सिक्के फेंक कर और कुछ कम, उसकी जितने पैसे बनते थे उससे कुछ कम पैसे देकर आगे बढ़ जाता है बिना उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए। लेकिन जब पेशे पर चोट पड़ती है, माने जब आप अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते हो, या कोई भी व्यक्ति जब अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है तो उसका रिवॉर्ड या कहें कि उसका प्रतिकार यदि सामने से प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता, यदि कोई शोषण करता है तो उससे कुदरत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपना बदला लेती है। इसमें कैसे हुआ कि वो बिना मोचीराम के उत्तर की या प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए हुए पैसे सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है, अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है। फिर वो जूता पहन के जैसे ही 2-4 कदम आगे सड़क पर लेता है मोचीराम की दुकान से जाके, तो चिहुक कर माने दर्द से या हल्का सा किसी पीड़ा से वो उछल पड़ता है और पटरी पर चढ़ जाता है, और प्रतिक्रिया स्वरूप जैसे पांव में कुछ चुभा हो तो वो पटरी के ऊपर चढ़ जाता है। माने कि अभिप्राय इतना सा है कि उसके पांव में कुछ चुभता है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिसल जाता है या गिर जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, जब किसी पेशे पर, किसी व्यवसाय पर चोट पड़ती है, यहां पर किसके व्यवसाय पर चोट पड़ी थी? यहाँ पर मोचीराम के व्यवसाय पर चोट पड़ी थी। मोचीराम के व्यवसाय को कम आंका गया था, या उसका मेहनत का बराबर जो प्रतिकार था या उसकी मेहनत का जो पैसा था वो पूरी तरह से नहीं चुकाया गया था। तो पेशे पर जब चोट पड़ी तो कहीं ना कहीं एक चोर की 1 घंटे तक जिस जूते की मरम्मत वो करवाता रहा, उस 1 घंटे की मरम्मत के बावजूद भी कोई ना कोई एक छोटी सी कील कहीं दबी रह जाती है, जो कि अपने आप पर या अपने स्वामी पर जब चोट हुई तो उसका प्रतिकार, उसका बदला लेने के लिए मौका पाकर उभर आती है, निकल आती है और उसकी उंगली में गड़ जाती है। इसका भावार्थ यह है कि आप किस सीमा तक शोषण करेंगे, कभी ना कभी शोषण का आपको जवाब देना ही पड़ेगा। शोषित किसी ना किसी रूप में आपके सामने आकर खड़ा होगा। जैसे इस घटनाक्रम में कवि ने बताया कि मोचीराम के शोषण का बदला एक कील उस व्यक्ति से ले लेती है। धन्यवाद।